पेयर और पेई, यहाँ पर पेयर कौन है, बायर है, पेई कौन है, जो रिसीव करता है अमाउंट को, इन दोनों के बीच में एक रिलेशन होता है, वो रिलेशन ट्रस्ट का होता है। जब इसके बेस पर आप कोई पैसे को ट्रांसफर करते हैं, उस पैसे को क्या कहते हैं, फिड्यूशरी मनी कहते हैं। सबसे पहले अब इसके बाद हम पढ़ते हैं फॉर्म ऑफ द मनी। मनी कितने फॉर्म की होती है, मतलब मनी कितने तरीके की होती है। देखो मनी वैसे बेटा दो तरीके की होती है, फिड्यूशरी एंड फैट एंड द फिड्यूशरी एंड फुल बॉडी एंड द क्रेडिट मनी। आपकी बुक के अंदर ही ऐसे दो मिलेंगे, फैट मनी, फिड्यूशरी मनी, फुल बॉडीड मनी एंड द क्रेडिट मनी, ऐसे मिलेंगे। मैं आपको बताती हूँ कि जो फैट मनी होती है वो मनी ऐसी मनी होती है जो कि इशू की जाती है बाय द ऑर्डर या फिर किसी अथॉरिटी के द्वारा, इसको इशू किया जाता है। कहने का मतलब इसको गवर्नमेंट इशू करती है। फैट मनी की बात की जा रही है, केवल फैट मनी, ठीक है। ये जो फैट मनी होती है इसके अंदर सभी पर्सन क्या होते हैं, लीगली क्या होते हैं, बाउंड होते हैं। अब मैं कह रही हूँ कि मेरे पास 100 रुपये का नोट है, तो नॉर्मल सी बात है आपके पास भी वही 100 रुपये का नोट मिलेगा, किसी थर्ड पर्सन के पास भी वही 100 रुपये का नोट मिलेगा। तो कहने का मतलब ऐसे करेंसी, ऐसी मनी जो गवर्नमेंट ने इशू की है और सभी पर्सन उस क्या कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं कि इसी में पेमेंट होगी, दैट्स पॉइंट इज अ फैट मनी, ठीक है, फैट मनी सॉरी। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, फिड्यूशरी मनी। फिड्यूशरी का मतलब समझते हैं जिसके अंदर मनी तो होती है, मनी का रोल अदा करता है, बट ये लीगली बाउंड नहीं होती। यहाँ पे ये वर्ड इम्पॉर्टेंट है और ये वर्ड इम्पॉर्टेंट है कि ये किसी पर्टिकुलर अथॉरिटी के द्वारा या फिर किसी ऑर्डर के द्वारा ही इशू की जाती है। फिड्यूशरी मनी वो मनी होती है जो लीगली बाउंड नहीं होती। ये किसके बेस पे होती है, एक तरह से ट्रस्ट के बेस पे होती है। जैसे कि मैं ये कह रही हूँ कि जो एक पर्सन है बायर, एक पर्सन है सेलर, दोनों का बैंक में अकाउंट है, वो भी SBI के अंदर, ठीक है। अब बायर ने सामान खरीदा, सेलर ने इसको दिया, इसके पास पैसे नहीं है, इसने क्या कर दिया, चेक इशू कर दिया। चेक तो देखा होगा, इसने क्या कर दिया, चेक इशू कर दिया और उस चेक के ऊपर अमाउंट लिख दी। मान लो इसने खरीदे हैं 2000 रुपये का सामान और उस चेक के ऊपर क्या लिख दिया कि 2000 रुपये आप ले लेना। तो कहने का मतलब जब पेयर और पेई, यहाँ पर पेयर कौन है, बायर है, पेई कौन है, जो रिसीव करता है अमाउंट को, इन दोनों के बीच में एक रिलेशन होता है, वो रिलेशन ट्रस्ट का होता है। जब इसके बेस पर आप कोई पैसे को ट्रांसफ़र करते हैं, उस पैसे को क्या कहता है, फिड्यूशरी मनी कहते हैं। इज दैट क्लियर, समझ पा रहे हैं। चलो जी, नेक्स्ट क्या है, फुल बॉडीड मनी। फुल बॉडीड मनी का मतलब क्या है, यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे के साथ सिमिलर है। यहाँ पे एक तो आते हैं मनी वैल्यू, पेन को चेंज करते हैं क्योंकि कंसेप्ट भी चेंज हो गया बेटा हमारा, है ना। एक है हमारे पास मनी वैल्यू, एक है हमारे पास कमोडिटी वैल्यू। इन दोनों के बीच में रिलेशन है, ठीक है। पहले मैं मनी की वैल्यू मैंने वैसे अभी बताया तो था तुम्हें पिछली वीडियो के अंदर कि मनी वैल्यू क्या होती है, पूरा अच्छे से हमने इसको डिस्कस किया था, इस पूरे चैप्टर को जितना अभी तक हमने किया है यहाँ पर देखो, ठीक है। बट अब मैं फिर दोबारा से आपको बताना चाहूँगी कि जो मनी की वैल्यू क्या होती है। देखो बेटा मनी की वैल्यू क्या होता है, मैं ये कह रही हूँ कि मेरे पास एक नोट है 500 रुपये का, इसके ऊपर जो भी आइटम लिखी होती है, गवर्नर के साइन होते हैं और इंस्ट्रक्शन बहुत होती हैं, महात्मा गांधी जी की फ़ोटो होती है ना। तो इस 500 के नोट से आप कितने का सामान खरीद पाएंगे, बताओ, 500 का ही खरीद पाएंगे, राइट। तो कहने का मतलब कि जितनी वैल्यू इस नोट के ऊपर लिखी हुई है वो तो होगी उस नोट की वैल्यू, दैट नोन एज अ मनी वैल्यू। और उस वैल्यू के अंदर जितनी भी आप कमोडिटी परचेज करोगे उस कमोडिटी की वैल्यू हो जाएगी। कहने का मतलब जब यहाँ पर दोनों एक दूसरे के इक्वल होती है तो यहाँ पे फुल बॉडीड का कंसेप्ट लगेगा, ठीक है। और क्रेडिट मनी का मतलब क्या होता है, जब आपकी मनी जो वैल्यू होती है ये ज़्यादा होती है किसके कंपैरिजन में, कमोडिटी की वैल्यू के कंपैरिजन में। समझ में आ गया। फॉर्म ऑफ द मनी 4 तरह की होती है, फैट मनी, फिड्यूशरी मनी, फुल बॉडीड मनी एंड द क्रेडिट मनी। ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट ऑफ आपको एग्जाम के अंदर देखने को मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो फटाफट नोट्स के अंदर कि फिर मनी के कितने टाइप हैं,
सबसे पहले क्या दिया हुआ है, फिड्यूशरी एंड फैट मनी दिया हुआ है, फुल बॉडी एंड क्रेडिट मनी दिया हुआ है। फैट मनी क्या होता है, एक तरह से ऐसी मनी होती है विच इज़ इशू बाय द ऑर्डर एंड अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की ऑर्डर और अथॉरिटी के साथ इशू किया जाता है। ऑल द नोट्स, जितने भी नोट्स हैं, जितने भी कॉइन्स हैं, ठीक है, वो सभी क्या किए जाते हैं, इशू किए जाते हैं, और वो सभी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होते हैं, ये लीगल बाउंडेड होते हैं। इज इट क्लियर? चलो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, फिड्यूशरी मनी है। फिड्यूशरी मनी क्या होती है, जो कि एक्सेप्ट की जाती है किसके बेस पर, ट्रस्ट के बेस पर। किसके बीच में, पेयर और पेई के बीच में। ये पेयर है, ये क्या है, पेई है। समझ में आ रहे हैं? चेक इसका बेस्ट एग्जाम्पल है, ठीक है। ये गवर्नमेंट ने कोई कंपल्सन नहीं है, लीगल बाउंड नहीं है कि आप इसी के साथ ही पेमेंट करेंगे, ठीक है। फुल बॉडी मनी का मतलब क्या है, मनी इन टर्म ऑफ द कॉइन whose commodity value is equal to the value of the money and the when they are issued। जब क्या है, जब कोई करेंसी को इशू किया जाता है, मनी को इशू किया जाता है, उसके कंपैरिजन में ही आप क्या कर सकते हो, सामान खरीद सकते हो। इज इट क्लियर? ओके जी। अब यहाँ पर मनी वैल्यू जब आपकी कमोडिटी की वैल्यू की इक्वल होती है, तो कहने का मतलब वो फुल बॉडीड मनी होती है। और क्रेडिट मनी का मतलब क्या होता है, जब आपकी मनी की वैल्यू क्या होती है, ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू कमोडिटी वैल्यू। इज इट क्लियर? फंक्शंस क्या है, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। फंक्शन बार बार से मिलेंगे। प्राइमरी फंक्शन होता है, सेकेंडरी फंक्शन होता है। मीडियम ऑफ एक्सचेंज आपका प्राइमरी है कि आपको पैसे के हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, कोई भी सामान एक यहाँ खरीद सकते हैं किसी भी प्लेस पर। बट नेक्स्ट पॉइंट क्या है, यूनिट को मेजर किया जा सकता है, डेफर्ड पेमेंट की जा सकती है, स्टोर किया जा सकता है, ट्रांसफ़र की जा सकती है वैल्यू को। ये सभी पॉइंट्स में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। चलो जी, अब नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर बढ़ते हैं। दैट्स अ पॉइंट इज अ सप्लाई ऑफ मनी। सप्लाई ऑफ मनी क्या होता है? देखो अभी तक हमने मनी पढ़ा, मनी क्या होता है, मनी का यूज़ पढ़ा, टाइप ऑफ मनी पढ़ा, फॉर्म ऑफ मनी, जिसके अंदर हमने चारों पॉइंट डिस्कस किए हैं। फिड्यूशरी मनी होती है, ठीक है, फैट मनी होती है, फुल बॉडीड मनी होती है, क्रेडिट मनी होती है। इन सब के बारे में डिस्कस किया, क्यों मनी आई है, बार्टर सिस्टम क्या था, उसके डिसएडवांटेज क्या थे, इन सब टॉपिक के बारे में डिस्कस किया है। आज हम करने वाले हैं हमारा लास्ट टॉपिक, दैट इज़ द सप्लाई ऑफ मनी। मनी की सप्लाई कैसे हो रही है? मैं कह रही हूँ कि आपको एक एग्जांपल दूंगी अभी मैं फ़िलहाल, देन उसके बाद आप और अच्छे से समझ सकते हैं। ये मिस्टर एक्स है, एक सेकेंड, ये मिस्टर एक्स है, ये बायर है और ये सेलर है, ठीक है। गंदा बन गया, कोई बात नहीं। अब यहाँ पे जो मिस्टर एक्स है वो क्या करेगा, गुड्स को परचेज करेगा, फिर इसको क्या करेगा, ये इसको पेमेंट करेगा, ठीक है, ये इसको गुड्स प्रोवाइड करेगा। इस गुड्स को बनाने के लिए ये भी क्या करेगा, आगे पेमेंट करेगा, और उसके बदले में क्या रिसीव करेगा, ये रॉ मटेरियल परचेज करेगा। तो कहने का मतलब सप्लाई हो रही है ना मनी की, पैसों का पेमेंट, जो पेमेंट हो रही है वो कहीं ना कहीं मनी की सप्लाई है। तो कहने का मतलब जब हम इकोनॉमिक्स के अंदर, हमारी अर्थव्यवस्था के अंदर जब लोग सामान खरीदते हैं, पब्लिक जब अपनी नीड को कंप्लीट करने के लिए कोई भी सामान खरीदा जा रहा है, फिर वो पेमेंट कर रही है, पैसे का मूवमेंट हो रहा है, ठीक है। तो दैट्स अ रीज़न कि सप्लाई ऑफ मनी में मोस्ट ऑफ हमारी पब्लिक की मनी को, पब्लिक की अमाउंट को इंक्लूड किया जाता है। तो इसको हम इनडायरेक्टली हम ये कह सकते हैं कि इनकी परचेजिंग पावर के नाम से जाना जाता है। इसको किसके नाम से जाना जाता है, परचेजिंग पावर के नाम से जाना जाता है। एक सेकेंड, सप्लाई ऑफ मनी क्या है, सप्लाई ऑफ मनी क्या है, परचेजिंग पावर ऑफ द पब्लिक। पब्लिक कितना परचेज कर पा रही है। मैं कह रही हूँ कि दिवाली पे लोग क्या करने वाले हैं, मार्केट से बहुत सामान खरीदेंगे, हज़ारों रुपए, लाखों रुपए लगा देते हैं मार्केट में, है ना। तो क्या है, उनके पास पैसे थे, उन्होंने मार्केट में लगाए, मार्केट में फ्लो होना शुरू हो गया, क्योंकि वो पैसा कहीं और जाके यूज़ होने वाला है, हर किसी पर्सन के पास वो पैसा मूव होने वाला है। समझ पा रहे हैं? तो दैट्स अ रीज़न कि यहाँ पे इसको क्या कहेंगे, परचेजिंग पावर ऑफ अ पब्लिक। इसकी डेफिनेशन अगर बात की जाए तो मनी सप्लाई रेफर टू द टोटल वैल्यू ऑफ द मनी। मनी की वो सारी टोटल वैल्यू जो कि हेल्ड की जाती है बाय द पब्लिक एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, पर्टिकुलर पॉइंट इन अ टाइम ऑफ इकोनॉमिक। अब पर्टिकुलर पॉइंट की बात बोल दी है तो मतलब कि जो आपके पास ऑलरेडी स्टोर किया हुआ पैसा आप यूज़ करेंगे।
अब दिवाली की शॉपिंग करने के लिए आप क्या कर रहे हैं, मनी को कलेक्ट कर रहे हो ना, है ना। अब क्या है, वो कलेक्ट की हुई मनी हो उस पर्टिकुलर टाइम पे आप यूज़ करोगे। कहने का मतलब आपकी क्या कर रहे हो, स्टोर की हुई अमाउंट का यूज़ करेंगे। स्टोर की हुई अमाउंट को हम अकाउंट्स में, इकोनॉमिक्स में क्या बोलते हैं, स्टॉक बोलते हैं। दैट्स अ रीज़न कि ये जो सप्लाई ऑफ मनी का जो कंसेप्ट है वो कैसा कंसेप्ट है, स्टॉक कंसेप्ट है, ठीक है। क्योंकि आप एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम की बात कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर पब्लिक के द्वारा जितना भी पैसा यूज़ किया जाता है इकोनॉमिक के अंदर उसकी बात की जा रही है, ठीक है। सप्लाई ऑफ मनी के अंदर क्या चीज़ें इंक्लूड होंगी, क्या चीज़ें इंक्लूड नहीं होंगी। इंक्लूड होने वाली बात की जाए तो यहाँ पर पब्लिक के द्वारा जो हेल्ड किया हुआ पैसा है, मनी हेल्ड बाय द पब्लिक ओनली, उसे ही क्या किया जाएगा, इंक्लूड किया जाएगा। क्यों, कौन सा पैसा इंक्लूड नहीं किया जाएगा, जो कि गवर्नमेंट है या फिर बैंकिंग सिस्टम के द्वारा हमारे पास पैसा आ रहा है। क्योंकि बेटा ये तो बैंक है, गवर्नमेंट है, ये पैसा जनरेट करने की बात करिए। गवर्नमेंट क्या करती है, पैसा इशू करती है। आरबीआई क्या करती है, करेंसी को इशू करती है। समझ पा रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस 1 रुपये के जो सिक्के होते हैं और जो 1 रुपये का नोट होता है, कॉइन्स होते हैं, सिक्के होते हैं, उनको इशू करती है। जो बैंकिंग जो आरबीआई है वो बाकी की करेंसी करते हैं एक्सेप्ट द 1 रुपये नोट एंड कॉइन्स को, है ना। तो ये तो सप्लाई करने का नहीं, ये तो जनरेट करने का पॉइंट है। बट सप्लाई करने का मनी को कहाँ से कैसे मूव किया जा रहा है, पब्लिक कर रही है। और मनी सप्लाई को मेज़र कैसे किया जाएगा, M1 से करते हैं, M2 से करते हैं, M3 से करते हैं, M4 से करते हैं। M मनी की बात की जा रही है, मेज़र करने के तरीके की बात की जा रही है। आपके सिलेबस के अंदर अभी फ़िलहाल M1 ही है। M1 का मतलब क्या है कि एक ये इसलिए भी इंक्लूड है क्योंकि इसके अंदर वो सभी कैश, वो सभी मनी इंक्लूड होते हैं जो ईजिली कन्वर्ट हो सकती है कैश में विद इन 1 ईयर या फिर विदाउट हर्डल्स, बिना किसी परेशानी के आप उसको जल्दी से कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। समझ पा रहे हैं। तो कहने का मतलब जैसे कि मैं शेयर की बात करूं, मैंने शेयर खरीद रखे थे मार्केट में, मैं किसी भी टाइम किसी भी तरह से कहीं पर भी सेल कर सकती हूँ, राइट। अगर मैं कहूँ कि मेरे पास फर्नीचर है, फर्नीचर के लिए तो मेरे को प्रॉपर मार्केट देखनी पड़ेगी, उसका बायर देखना पड़ेगा। शेयर में मुझे ऐसा कुछ नहीं होता, राइट। तो कहने का मतलब कि आपके पास M1 में वो सभी मनी के अंदर इंक्लूड होंगे जो कि लिक्विड फॉर्म में मेजर किए जा सकते हैं। मीन्स कन्वर्ट इन अ कैश, वो भी ईजिली विदाउट हर्डल के आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए इसको क्या कहते हैं, ट्रांजेक्शन्स मनी कहते हैं। अब ये जो M1 में 3 कंपोनेंट इंक्लूड है। फर्स्ट कंपोनेंट इज़ करेंसी प्लस कॉइन, जो कि पब्लिक के पास है, डिमांड डिपॉजिट ऑफ अ कमर्शियल बैंक एंड देयर इज़ अ अदर डिपॉजिट ऑफ अ विद द आरबीआई, जिसके अंदर नाबार्ड हो गया, अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गए, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक, ये सभी इंक्लूड होंगे, IMF और WB। अब मैं इनको एक 1 बाय 1 एक्सप्लेन करते हैं। देखो करेंसी या फिर कॉइन जो कि पब्लिक के द्वारा, ये अभी मैंने आपको समझाया ऊपर कि क्या होते हैं, जो कि पब्लिक के पास होते हैं। वो अपनी नीड को, अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए मार्केट से सामान खरीदते हैं। अब यहाँ पे डिमांड डिपॉजिट का मतलब क्या है, देखो जब आप डिमांड करते हो ना, आपके पास बैंक है, सबका बैंक में अकाउंट है, खाता है, वो क्या कर, उन्होंने सबने ओपन किया हुआ है ये अकाउंट, और इसमें आप क्या करते हो, अपनी डिपॉजिट्स करते हो, राइट। और जब भी आपको रिक्वायरमेंट है आप बैंक में जाएंगे और आप क्या करेंगे, बैंक से पैसा वापस निकलवा लाएंगे। इज इट क्लियर। जब बैंक आप अपनी डिमांड के अकॉर्डिंग, अपनी नीड के अकॉर्डिंग पैसा किसी भी टाइम किसी भी जगह पर आप निकलवा देते हो बैंक से, तो उसे क्या कहेंगे हम, डिमांड डिपॉजिट कहेंगे। ऑफ कमर्शियल बैंक क्यों लगाया गया है, क्योंकि कमर्शियल बैंक में सारे बैंक आते हैं, क्योंकि कमर्शियल बैंक इज़ अ पार्ट ऑफ आरबीआई। ये हमने बैंकिंग वाले चैप्टर में भी पढ़ा था। क्योंकि कमर्शियल बैंक के बाद हमारे क्या होते हैं, बाइफरकेट होते हैं, पब्लिक बैंक आएंगे, प्राइवेट बैंक आएंगे, फिर उनके अंदर आपके अकाउंट्स होते हैं, है ना। तो यहाँ पर कहते हैं कि दीज आर द चेकेबल डिपॉजिट विच कैन बी विड्रॉ और द ट्रांसफ़र ऑन द डिमांड। ये ऐसे डिपॉजिट है, ये ऐसे चेकेबल डिपॉजिट है, चेक का मतलब समझते हैं ना, ठीक है जी। ये ऐसे डिपॉजिट्स है जिसको आप विड्रॉ कर सकते हैं, जिसको आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं आपकी नीड के अकॉर्डिंग, आपकी डिमांड के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब 2 टर्म्स है आपकी बुक के अंदर कि टर्म डिपॉजिट क्या होते हैं, डिमांड डिपॉजिट कहते हैं। दोनों को डिस्कस कर लेते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि डिमांड डिपॉजिट में किसी भी तरह की लिमिट नहीं होती है, जब भी आपकी ज़रूरत होती है आप उसको निकाल सकते हो। तो यहाँ पे देयर इज़ नो स्पेसिफिक टाइम, स्पेसिफिक टाइम बेटा जी नहीं है, नॉट रिक्वायर्ड।
बट अगर बात की जाए टर्म की बात, आप एफडी करवाते हैं, बैंकों में एफडी होती है, 5 ईयर की करवाते हैं और 5 ईयर तक आप उसमें से पैसा नहीं निकाल सकते। और एफडी करवाने का मतलब क्यों होता है? क्योंकि आप इंटरेस्ट का क्या उठाना चाहते हो, बेनिफिट उठाना चाहते हो। अगर आपने 5 साल से पहले ही एफडी तुड़वा दी है, इसकी एफडी को आपने ब्रेक कर दिया है, तो आपको उस इंटरेस्ट का बेनिफिट नहीं मिलेगा और इवन वो कट के भी पैसा मिलता है, काफ़ी पॉलिसीज़ होती है। तो यहाँ पे टर्म डिपॉजिट का मतलब क्या है? जब एक पर्टिकुलर टाइम लिमिट सेट कर दी, मैंने 5 साल सेट कर रखी है, ये नॉर्मली होती भी है, तो यहाँ पे तो क्या है, टाइम लिमिट प्रॉपरली स्पेसिफाइड है। यहाँ पर आप टाइम लिमिट है तो नॉर्मल सी बात है, पैसा अपनी इच्छा के हिसाब से निकाल भी नहीं सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे विड्रॉल मनी नॉट अलाउड, बच्चे ध्यान से पढ़ो, बिल्कुल लॉजिक से सब पढ़ना है। बट डिपॉजिट मनी है, डिमांड डिपॉजिट है, अपनी डिमांड के अकॉर्डिंग, अपनी नीड के अकॉर्डिंग आप उसको निकाल सकते हैं। इसमें नेचर कैसा है? अभी मैंने ऊपर बताया कि ये चेकेबल डिपॉजिट है, तो डिमांड डिपॉजिट कैसा है? चेकेबल डिपॉजिट है, बट ये चेकेबल डिपॉजिट नहीं। तो यहाँ पे मैंने इसको क्यों पढ़ा है? क्योंकि डिमांड डिपॉजिट और नेट डिपॉजिट को ही क्या करेंगे, हम अपनी सप्लाई ऑफ मनी के अंदर इंक्लूड करेंगे। इज इट क्लियर? अदर डिपॉजिट की बात की जाए तो अदर डिपॉजिट में आपको ये 3 नाम याद रखने हैं। कौन कौन से नाम हैं? डिमांड डिपॉजिट विद रिजर्व बैंक ऑफ पब्लिक फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशंस। पब्लिक फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन से आप क्या कर सकते हो? सप्लाई हो सकती है मनी की। सेकंड क्या है कि डिमांड डिपॉजिट विद आरबीआई ऑफ द फॉरेन करंट सेंट्रल बैंक ऑफ गवर्नमेंट, और ये IMF एंड WBB, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड द वर्ल्ड बैंक। यहाँ से ये तीनों पॉइंट आपको, ये देखो बेटा, ये तो याद करने की है। ये मैंने आपको समझा दिया कि डिमांड डिपॉजिट होता है, कमर्शियल बैंक क्या होता है, पब्लिक डिपॉजिट क्या होता है, हो गया पॉइंट। M1 के अंदर ये तीनों चीज़ें इंक्लूड होंगी। इज इट क्लियर? समझ पा रहे हो? अब ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। फॉर्म ऑफ मनी क्या थी, जिसके अंदर हमने फैट मनी, फिड्यूशरी मनी, फुल बॉडीड मनी, क्रेडिट मनी, इन सबको पढ़ा था। ठीक है जी। हमने यहाँ पे इनके डिसएडवांटेज भी पढ़े थे। एक सेकेंड अभी दिखाती हूँ मैं आपको कि बार्टर सिस्टम क्या है। बार्टर सिस्टम की कमियाँ गिनी थी, जो कि किस एडवांटेज किसकी थी? आपकी एडवांटेज थी आपकी मनी सप्लाई की, मनी की थी। एक सेकेंड, जो बार्टर सिस्टम की डिसएडवांटेज है, वो एडवांटेज किसकी है? मनी कंसेप्ट की। आई होप आपको ये पूरा चैप्टर बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया हो। अगर वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा है, समझाने का तरीका अच्छा लगा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि हमें भी मोटिवेशन मिलता है। ठीक है। अगर कोई आप न्यू पॉइंट बताना चाहते हैं कि मैम इस तरीके से नहीं, आप इस तरीके से पढ़ाइए, हमें इस तरीके से ज़्यादा अच्छा समझ में आता है, तो आप मुझे वो भी सजेशन दे सकते हैं। कमेंट बॉक्स आप सभी के लिए ओपन है। अगर कोई भी आपको क्वेश्चन में डाउट है तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है। अगर आप PDF को परचेज करना चाहते हैं, इन PDFs के नोट्स को लेना चाहते हैं, तो आपको व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, वहाँ पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि टीम आपको जल्द ही आपको रिस्पॉन्स करेगी। आपको पर PDF ₹9 पे करने पड़ेंगे, देन आप अपने PDF को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है। हर चैप्टर की मोस्ट ऑफ बिजनेस हुआ, अकाउंट्स हुआ, या फिर आपका इकोनॉमिक्स है, मोस्ट ऑफ सभी सब्जेक्टों की वीडियोस हम डाल रहे हैं। इकोनॉमिक्स का मोस्ट ऑफ हाफ सिलेबस हो चुका है, बिजनेस का भी हाफ सिलेबस हो चुका है, तो 1 बाय 1 सभी को कंप्लीट करेंगे। आपके एग्जाम आने से पहले, फरवरी 2024 आने से पहले, हम सारा का सारा सिलेबस एक बारी कंप्लीट जरूर करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे।